हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स की। इस वीडियो में हम यूनिट 8 सोशल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 8 का नाम है सोशल मूवमेंट। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सोशल मूवमेंट होता क्या है। अ सोशल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन ए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स ऑफ चेंज एट्रीब्यूट्स बिहेवियर सोशल रिलेशनशिप इन ए लार्जर सोसाइटी। बेसिकली हम देखें तो सोशल मूवमेंट जो है पीपल की एक एसोसिएशन होती है जिसमें वो एफर्ट्स डालते हैं सोसाइटी के एट्रीब्यूट्स बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए। A social movement has been defined as a conscientious collective organized attempt to bring a restrict large scale change। हमारी सोशल मूवमेंट को डिफाइन किया गया है, उसको एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड एक कॉन्शियसनेस बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये लार्ज स्केल चेंज करती है हमारी सोसाइटी में। सोशल मूवमेंट आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड आर रिलेटिवली लॉन्ग टर्म कलेक्टिव एफर्ट्स। ये जो होती है हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब कि बहुत से लोग इसमें इमर्ज्ड होते हैं और लॉन्ग टर्म कलेक्टिव एफर्ट्स डालती है। फिर आता है प्लीजेंट मूवमेंट। ये क्या होता है? आफ्टर 5 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस नियरली 63% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। इसमें बोला गया कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके 5 डिकेड्स के बाद तक भी हमारी जो सोसाइटी थी, हमारी जो कंट्री है, उसमें 63 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम मार्जिन ओरिएंटेड सिंस 1916। जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ये 1960s तक जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गई थी। मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर इतना बढ़ गया था कि हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने लगे थे। इसको कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड। हम बेचने भी लगे थे अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। नॉन फार्म एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो एक्सपेंड हो गई थी रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में जो नॉन फार्म एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो भी क्या है, बढ़ गई थी। हमारी जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं। इन द प्रोसेस नॉट ओनली द रूरल एंड अर्बन डिवाइड बिकम ब्लर। ये बोला गया है कि इस प्रोसेस में रूरल और अर्बन को ब्लर नहीं किया गया था। जो नेचर था प्लीजेंट की सोसाइटी का, उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उनकी क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। हैज़ अंडरगोन कंसिडर्ड चेंज, और कुछ कंसिडरेबल चेंज लाए गए। किसमें? प्लीजेंट्स में, उनकी कॉम्पोजिशन में, उनकी क्लासेस में। Those who dependent on agriculture are differentiated in terms of their relationship with the ownership of land। ये बोला गया जो आज के देश में, मतलब कि आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उनके रिलेशनशिप को डिफरेंट तरह से डिफाइन किया गया है। उनकी जो ओनरशिप ऑफ लैंड है उनको अलग अलग तरह से क्या किया गया है, उनके रिलेशन को डिफाइन किया गया है। जैसे कि कुछ को एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोला गया, जिनके पास लैंड्स नहीं है उनको बोला गया एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। सुपरवाइजरी एग्रीकल्चरिस्ट, ओनर कल्टिवेटर, शेयर क्रॉपर्स, टीनेंट, लैंडलेस लेबर। ऐसे जो है हमारी ओनरशिप ऑफ लैंड के हिसाब से लोगों के रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया। इन लोकल पैरलेस दे आर किसान, और जो लोकल प्लेस थे उन पे इनको क्या बोला गया? किसान भी बोला गया। आगे देखते हैं। थैंक्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न स्कॉलरशिप। हम थैंक्स करते हैं वेस्टर्न स्कॉलरशिप का। क्या? किसान इज़ ऑफ्टन ट्रांसलेटेड एज प्लीजेंट, क्योंकि इन्होंने किसान को ट्रांसलेट किया गया प्लीजेंट में। इन द अकेडमिक लिटरेचर पब्लिश्ड इन इंग्लिश में जो है इन्होंने अपनी पब्लिश्ड किया प्लीजेंट किसको? किसान को। द टर्म प्लीजेंट इज़ द अकेडमिक लिटरेचर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। द टर्म प्लीजेंट इज़ एम्बिशियस एंड यूज डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर। जो ये वर्ड है प्रीसेंट, ये बहुत एम्बिशियस है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट ऑथर्स ने इसको डिफरेंटली क्या किया है, यूज़ किया है अपनी डिफरेंट सोसाइटी स्टडी में। ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूज फॉर दोज एग्रीकल्चरिस्ट हु आर होमोजीनियस। एक साइड हम प्लीजेंट को डिफाइन वहाँ पे यूज़ किया गया है जो एग्रीकल्चर होमोजीनियस है, विद स्मॉल होल्डिंग्स, उनके पास जो स्मॉल होल्डिंग्स है अपनी फैमिली की लेबर। On the other hand, it includes all those who depend on land
इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबर, और एक तरफ हमने प्लीजेंट को डिफाइन किया है जो लैंड के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि लैंडलेस लेबर हो गए, सुपरवाइजरी एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, ये क्लब टुगेदर एग्रीकल्चर लेबरिस्ट या प्लीजेंट्री रेजेस सम प्रॉब्लम। ये जो है इनको अलग अलग वे में ऐसे डिफाइन किया गया है। अब प्लीजेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लीजेंट मूवमेंट इन इंडिया आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड इनटू प्री ब्रिटिश और कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। कैसे अब प्लीजेंट मूवमेंट को कैसे क्लासीफाई किया गया है, किन के बेस पे? द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरा, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में कैसे क्लासीफाई किया स्कॉलर्स ने? फर्स्ट किया है प्री नक्सलवादी एंड पोस्ट नक्सलवादी पीरियड। पहले हमने प्री नक्सलवादी और फिर इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट नक्सलवादी पीरियड में क्लासीफाई किया। ऐसे ही प्री और पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, द लेटर पीरियड और प्री एंड पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। द लेटर पीरियड इज़ फर्दर डिवाइड इनटू प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी। जैसे जो लेटर पीरियड है पहले इसको डिफाइन किया गया, फिर प्री को और फिर पोस्ट को क्लासीफाई किया गया, फिर उसी लेटर पीरियड को दोबारा डिवाइड कर दिया गया प्री और पोस्ट इमरजेंसी में। Observe that there are certain movements which are continued despite the change in political power. Those the movement are started during the pre-independence phase but have continued till today. कुछ से मूवमेंट ऐसे भी हैं जो स्टार्ट किए गए थे प्री इंडिपेंडेंस फेज में, जो आज तक भी चल रहे हैं, उनके गोल जो हैं चेंज अभी तक नहीं हुए हैं, ऐसे भी क्या है मूवमेंट्स हैं। द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन टाइम स्पेन। जो ये क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर बताया ये बेस्ड था किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट एग्रेरियन स्ट्रक्चर हैज़ अंडरगोन चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड। क्योंकि ये बोला गया जो हमारी एग्रेरियन जो स्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है, इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है ये टाइम के हिसाब से करी है। जैसे A.R. देसाई 1986 में क्लासीफाई करते हैं कॉलोनियल इंडिया इनटू राउतवारी एरिया अंडर ब्रिटिश टेरिटरी। A.R. देसाई जो है 1986 में बोलते हैं जो हमारी इंडिया थी वो अब ब्रिटिश टेरिटरी के हमारे देश में राउतवारी एरिया था। फिर प्रिंसली अथॉरिटी थी तब वो ज़मींदारी एरियाज़ में क्या किया? क्लासीफाई किया, और अब ट्राइबल जोन में। The phrase agrarian struggle is meant to convey that involve not only peasant but other as well. जो ये phrase था agrarian structure का, ये सिर्फ प्लीजेंट के लिए नहीं था, प्लीजेंट के साथ जो और भी साथ में जो प्लीजेंट के लोग थे उनके लिए भी था। He further divide post independence agrarian struggle in two categories. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस agrarian struggle को दो कैटेगरी में बांटा गया। The movement launched by newly emerged propertier classes, जो पहला बांटा गया जो न्यूली इमर्ज हुए थे प्रॉपर्टी क्लासेस, जो मतलब कि नए नए जो है उनके पास प्रॉपर्टी आई थी, नए नए ज़मींदार बने थे, उनको क्लासिफ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। रिच फार्मर्स थे, वेरिएबल सेक्शन ऑफ मिडल प्रीसेंट जो मिडल प्रीसेंट थे, और स्ट्रीमलाइन लैंडलॉर्ड्स थे। एंड द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय वेरियस सेक्शन ऑफ एग्रेरियन पुअर इन विच द एग्रेरियन प्रोलेटेरियन हैज़ बीन एक्वायर सेंटर इम्पोर्ट। तो ऐसे जो है इन तीन में बांटा गया, पहले जो रिच फार्मर्स थे, फिर मिडल प्रीसेंट्स थे और कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, स्ट्रीमलाइन लैंडलॉर्ड। इनका एम और ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहले जो हमारे प्रेजेंट मूवमेंट थे इंडिपेंडेंस से पहले, इनका एम और ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट था एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म इन ऑल फॉर्म इट्स। इसमें यह बोला गया कि जो ज़मींदारी सिस्टम था उस टाइम का, उसको अबॉलिश किया जाए, बंद किया जाए, इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकंड था अचीविंग फुल फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उस टाइम, उसमें क्या है फ्रीडम को अचीव करना। थर्ड था एस्टिमेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को क्या करना? ऑक्यूपाई करना या एस्टिमेट करना। देयर हैज़ बीन शिफ्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लीजेंट मूवमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। अब क्या ऑब्जेक्टिव थे हमारे प्लीजेंट मूवमेंट के इंडिपेंडेंस के बाद? बट द बेसिक स्पिरिट इज रिमेन सेम। इनके जो है ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस वो थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के पहले के, अब पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बाद के। पहला स्ट्रगल फॉर रेडिकल रिफॉर्म। जो रेडिकल रिफॉर्म था उसमें बहुत स्ट्रगल करना था इन्हें, इनका एक ऑब्जेक्टिव था। रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे थे उनके जो प्राइसेस थे वो एक नॉर्मल होने चाहिए। एंड असिस्टेंट टू प्लीजेंट्री टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एंड थर्ड
इस्टेब्लिशिंग पार्टी बिटवीन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, एक पार्टी को इस्टेब्लिश करवाना कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइसेस हैं और जो इंडस्ट्रियल गुड जो एक्वायर कर रही है, इंडस्ट्री जो है गुड एक्वायर कर रही है प्लीजेंट के थ्रू, उनके बीच में एक पार्टी को क्या करना, इस्टेब्लिश करवाना। और जो अदर सेक्शन थे, वर्किंग पीपल थे, उनको रीज़नेबल प्राइसेस देना। फिर था एडिक्वेट मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, जो लेबर थे उस टाइम के, जो खेती बाड़ी करते थे, वहाँ पे काम करते थे, उनको जो है उनके वेजेस थे, उनको वेजेस को एक्वायर कराना। ये थे ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस के बाद के। अब आता है प्लीजेंट मूवमेंट इन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ प्लीजेंट रिवॉल्ट्स इन द इंडिपेंडेंस इंडिया। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत से प्लीजेंट ने रिवॉल्ट करा, जैसे कि द तेलंगाना प्लीजेंट मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 1946 एंड कंटिन्यू टिल अक्टूबर 1951। जैसे तेलंगाना प्लीजेंट ने मूवमेंट स्टार्ट किया था कब, 1946 में, और कब तक चला था, अक्टूबर 1951 तक चला था। द मूवमेंट द होल ऑफ द तेलंगाना रीजन ऑफ द हैदराबाद स्टेट एंड द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा डेल्टा। तो ये मूवमेंट था वो तेलंगाना रीजन, पूरा तेलंगाना रीजन था उसमें, और कुछ आंध्रा डेल्टा पे जो लोग रहते थे वो भी क्या थे, इस मूवमेंट में शामिल थे। इट हैज़ बीन रिगार्डेड एट द मोस्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ द ऑल मूवमेंट इन इंडिया इन इट्स करेक्टर एंड पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव। इन मूवमेंट का जो है एक अपना ही करेक्टर होता था और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। द CPI थॉट अ प्लीजेंट विंग किसान सभा लॉन्च द मूवमेंट। एक थी तेलंगाना प्लीजेंट मूवमेंट, अब एक मूवमेंट था किसान सभा का जो मूवमेंट लॉन्च था CPI के थ्रू। The objective of the movement from the very beginning, a broad one, was to concern the whole peasantry against illegal or excessive extraction by the ruler federal atrocity। इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का, किसान सभा की मूवमेंट का, वो ये था कि जो हमारे प्लीजेंट थे वो एग्रीकल्चर पे काम भी कर रहे थे और उन्हें इलीगली और एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन भी, मतलब कि इलीगल तरीके से ट्रीट भी करा जा रहा था उन रूलर्स को। The most powerful demand was the all present debt should be written off। फिर आता है the second stage of the movement began when in order to counter the oppression get loose by the aristocracy, the peasantry launched the armed rebellion। और सेकेंड जो स्टेज था मूवमेंट का, वो जो मूवमेंट के लोग थे वो किस पे आ गए थे, मार पीट पे भी आ गए थे, आर्म्ड स्ट्रगल पे भी आ गए थे। In September 1948, India troops took over the state and moved against the communists in Telangana। In 17 September 1948 में क्या हुआ, इंडिया के जो ट्रूप्स थे वो स्टेट में जाते हैं तेलंगाना में, और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उस कम्युनिस्ट पार्टी को क्या जेल में डाल देते हैं। और जेल में डालने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी वॉज आउटलॉड इन द स्टेट, और इंडिया क्या करती है, कम्युनिस्ट पार्टी को आउटलॉड कर देती है स्टेट से। मतलब कि आउटलॉड का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी बोल देती है किसको, कम्युनिस्ट पार्टी को। कब बोलती है, सितंबर 1948 में। It was an agrarian struggle in which many peasants were liked by the army of the landed gentle and in later the Indian army after takeover of the Hyderabad state। जो एग्रेरियन स्ट्रगल करा जा रहा था प्लीजेंट के थ्रू, इसमें बहुत से प्लीजेंट किल भी हुए थे आर्मी ने उन्हें बहुत से प्लीजेंट जो थे किल भी करवा दिए गए थे, और फिर जो है इंडिया ने हैदराबाद स्टेट को अपने अंदर ले लिया था। सो ये था पूरा प्लीजेंट मूवमेंट जो हुआ था पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में। सब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नक्सलवादी प्लीजेंट अपराइजिंग। The Naxalbadi pleasant uprising that occurred in the northern part of West Bengal। So नक्सलवादी कहाँ से आए थे, ये वेस्ट बंगाल के नॉर्थन पार्ट से आए थे। It took place in the post colonial India was led by the faction of CPIM। और इनको कौन लीड कर रहा था, CPIM, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट क्या है, इनको लीड कर रही थी। और इनके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, कनू शयान एंड चारू मजूमदार। It is erupted in the foothills of the eastern Himalaya in West Bengal in place of called नक्सलवादी। जिनका जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की,
हिमालयाज़ ईस्टर्न हिमालय की उस देश के सिलीगुड़ी से नक्सलवादी आए थे। द लैंडलेस प्लीजेंट इन दिस रीजन हैड since long claimed that their land was being encroached by the tea estate and also by the rich peasant। जो इन लैंडलेस प्लीजेंट थे, इनकी ये क्यों मूवमेंट कर रहे थे? क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ये जो है रीच प्लीजेंट के द्वारा एंक्रोच्ड किए जा रहे थे। ये जो प्लीजेंट है ये टी स्टेट में काम भी करते थे और रीच प्लीजेंट के द्वारा एंक्रोच भी किया जाता था इन्हें। द अगेरियन रिवोल्ट अक्रॉस बाय द रीच प्लीजेंट, यही बोला गया है कि रीच प्लीजेंट के द्वारा इनकी रिवोल्ट किया गया। द अगेरियन रिवोल्ट अक्रॉस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1960 एंड कंटिन्यूड टिल जून। इन्होंने क्या है रीच प्लीजेंट के द्वारा रिवोल्ट किया और कब तक चली थी ये मूवमेंट? कब तक चला था? अप्रैल 1967 से जून तक, मतलब कि जून 1967 तक। आगे चलते हैं। इन कंटेम्प्रेरी इंडिया सम प्रोमिनेंट मूवमेंट, हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया में बहुत से मूवमेंट हुए, जैसे कि एक भारतीय किसान यूनियन जो कि कहाँ पे मूवमेंट कर रहा था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। द शेखात्री संग्राम विच रिप्रेजेंट प्राइमली द इंटरेस्ट ऑफ शुगर केन। ये किस पे इंटरेस्ट दिखाते थे अपना? शुगर केन, कॉटन, तंबाकू, ग्रेस, अनियन ग्रोअर इन द साउथ वेस्ट महाराष्ट्र में, और इनका कुछ बेस कहाँ था? गुजरात में भी था। द नंबर ऑफ स्टडी पॉइंट आउट ऑफ पुअर प्लीजेंट एंड लैंडलेस लेबर हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड heroic struggle against the state and जमींदारी and the rich pleasant। अगर हमारी स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो नक्सलवादी ने बहुत ही क्या किया? अच्छा मूवमेंट किया था। किसके अगेंस्ट सक्सेसफुली मूवमेंट रहा था? ये किसके अगेंस्ट? जमींदार्स के और रीच प्लीजेंट के अगेंस्ट। इन द 1960s and 1970 स्कॉलर्स वाइडली डिस्कस द होल एंड पोटेंशियली of the pleasant involuntary transformation. In the 1990s, such issues are no longer the agenda of academic डिस्कोर्स। 1960 और 1970 तक बहुत से रोल्स भी किए गए थे हमारे प्लीजेंट के द्वारा और बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई थी। कब कितने 1960 से 1970 तक। अब आता है विमेन मूवमेंट। जैसे कि आपको भी पता है कि विमेन को भी इनइक्वालिटी ट्रीट कराई जाती थी पहले के समय में। सो विमेन के लिए क्या क्या मूवमेंट किए गए, अब हम वो पढ़ेंगे। इन इंडिया सोसाइटी कास्ट क्लास रीजन एथनिक डिफरेंस डिस्टिंग्विश द लाइफ एंड प्रॉब्लम ऑफ विमेन इन द पार्ट ऑफ कंट्री। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज अफेक्ट वेरियस सेशन ऑफ वुमेन वेरियसली। यही बोला गया है कि हमारी इंडिया में कास्ट, रिलीजन, क्लास के साथ साथ विमेन को भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी अपनी लाइफ में। इन्हीं प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत से एफर्ट्स किए गए विमेन के लिए। क्या था? इन द अर्ली फेज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट किया गया कब? 19th सेंचुरी में। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम मेल रिफॉर्मर्स। इनका जो रिफॉर्मर्स थे वो मेल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मनोहर रॉय। द इशू दैट वर टेकन अप बाय द वेयर सती। ये इशू क्या था? ये क्यों मूवमेंट जो है इस्टेब्लिश या मूवमेंट बनाया गया? इसमें इशू को कौन से इशू को टैकल करना था? जैसे कि सती प्रथा पहले चलती थी, इलीगल ट्रीटमेंट होता था विडोज़ के साथ, जो विधवा होती थी उनके साथ क्या होता था? इलीगल ट्रीटमेंट किया जाता था। बैन ऑन विडो रीमैरिज, उस टाइम पे जो था रीमैरिज करने पे क्या रोक लगाई हुई थी। पॉलीगैमी, डिनाइल ऑफ प्रॉपर्टी राइट टू वीमेन को कोई प्रॉपर्टी राइट भी नहीं था। चाइल्ड मैरिज थी और पीपल्स को उस टाइम पे क्या, वीमेंस को एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इसी सब कारणों की वजह से क्या करवाया गया? मूवमेंट बनाया गया। द स्ट्रगल ऑफ मूवमेंट एजुकेशन इनिशिएटेड बाय मैन रिजल्टेड इन द सेटिंग अप वीमेन स्कूल। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत से मूवमेंट्स लाने के बाद जो वीमेन एजुकेशन के लिए क्या बनाए गए, क्या रिज़ल्ट आया कि वीमेंस के लिए स्कूल बनाए गए, हॉस्टल्स बनाए गए, कॉलेज बनाए गए और विडो होम्स भी बनाए गए जहाँ पे विधवा रहेंगी। अब पढ़ेंगे टाइपोलॉजीज़। इसमें
डिफरेंट स्कॉलर्स मतलब कि डिफरेंट स्कॉलर्स कैसे कैसे अपनी थ्योरी देते हैं विमेन मूवमेंट के ऊपर, ये सब पढ़ेंगे। इसी का मतलब होता है टाइपोलॉजीज। जैसे फर्स्ट थिंग, नीरा देसाई ऑब्जर्व दैट द विमेन मूवमेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू अचीव अ कॉमन गोल टू इक्वालिटी एंड लिबरलेशन ऑफ विमेन एंड इज प्री सपोजेज सेंसिटिव क्रूशियल इशूज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ विमेन। नीरा देसाई ने ये ऑब्जर्व किया कि हमें एक ऐसा मूवमेंट लाना चाहिए जहाँ पे विमेंस को भी इक्वली ट्रीट किया जाए, विमेंस के पास भी उनकी लिबरेशन हो, मतलब कि उनकी फ्रीडम हो, और उनके क्रूशियल इश्यूज़ पे मतलब कि बात की जाए। ऐसा मूवमेंट हमें लाना चाहिए, ऐसे मूवमेंट पे हमें एफर्ट्स डालने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल पैराडिम गेल ऑमविक्ट 1978 क्लासीफाई विमेन मूवमेंट इनटू टू टाइप्स। जो पैराडिम थे, इन्होंने 1978 में विमेन मूवमेंट को दो टाइप से बांटा। पहला विमेन इक्वालिटी मूवमेंट और सेकंड विमेन लिबरलाइजेशन मूवमेंट। पहले विमेन इक्वालिटी मूवमेंट में लोग मेंस और विमेंस दोनों को ही इक्वल रखने के लिए मूवमेंट बनाया गया, और सेकंड में लिबरलेशन मतलब कि विमेन को भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए हर एक काम के लिए, एजुकेशन में या किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में, पॉलिटिकल कंडीशन में विमेन को क्या हो, फ्रीडम होनी चाहिए। सेकंड जो है इसके लिए मूवमेंट उठाया गया। जाना इरविक 1979 classify women movement on the basis of two ideologies of feminism। जैसे कि पहले नेहरू देसाई जी ने बताया कि हमें कैसे मूवमेंट लाने चाहिए, वैसे फिर जैसे पैराडिम ने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी विमेन मूवमेंट को डिस्क्राइब किया, वैसे ही अब आते हैं जाना इरविक। ये भी दो आइडियोलॉजीज, फेमिनिस्ट की दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज से विमेन मूवमेंट को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहले कॉर्पोरेट feminism claiming a large role in politics for women on the ground they have special contribution to make as women। इन्होंने बोला पहला कि कॉर्पोरेट फेमिनिज्म होना चाहिए कि विमेन को भी पॉलिटिकल में बहुत लार्ज रोल मिलना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ऐसे स्पेशल कंट्रीब्यूशन जो है विमेंस के लिए बनाया जाए। फिर सेकंड लिबरल फेमिनिज्म क्लेमिंग द राइट ऑफ मैंस, जो ही राइट है मैंस के वो विमेंस के पास भी होने चाहिए, इक्वली ट्रीट होना चाहिए विमेन और मैन में, ये जो है लिबरल फेमिनिज्म में इन्होंने बोला। सो ये थे हमारे टोपोलॉजिस्ट। अब आते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड विमेन, मतलब कि विमेन के लिए क्या क्या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स किए गए वो देखते हैं। The origin of contemporary women movement in India is often traced to the social reform movement with the Hindu fold in the last century। हमारी कंटेम्प्रेरी वुमेन मूवमेंट का जो origin है वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के साथ साथ जुड़ता है, क्योंकि ये एक हिंदू फोल्ड है हमारी लास्ट सेंचुरी से। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जैसे मुस्लिम, क्रिश्चन, फारसीज, सिख्स और भी जो हो गए हैव नॉट रिसीव्ड अटेंशन फ्रॉम सोशल साइंटिस्ट। Social reforms like Ram Manohar Roya, Ishwara Chandra, Mahadev Govind, Behajram Malbhari raised the voice against prevailing religions and social customs subjecting women's। इसमें बोला गया कि सोशल रिफॉर्म्स के जो ये मैंने नाम लिए, ये सब आवाज़ उठाते हैं किसको, कि हर एक धर्म को इक्वल माना जाए, और वो ही क्या है, विमेंस, हर एक धर्म की विमेंस को भी इक्वल माना जाए। ये सब क्या है, ये सब जो मैंने नाम बताया सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने आवाज़ उठाई। देयर इन्फ्लुएंस एनकरेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनेक्ट सर्टेन लॉ। और जो इनके आवाज़ उठाई तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, सो बहुत से लॉस को, पहला क्या है, बहुत से लॉस को क्या किया गया, इनिशिएट किया गया, इनेक्ट कराया गया। किसके लिए, सती सिस्टम जो उस टाइम पे था कि अगर एक विमेन का हस्बैंड जो है वो उनकी डेथ हो गई है तो विमेन की भी डेथ करा दी जाती थी, सती प्रथा में होता था। उसके लिए बहुत से क्या बनाए गए, लॉज बनाए गए। परमिटिंग विमेन टू रीमैरी, और रीमैरी मतलब कि जो जिनकी विडोज हैं उनकी रीमैरिज मतलब कि दोबारा से शादी करा दी जाए, ये क्या करा है, इनिशिएट कराया गया। अबोलिश था कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, उस टाइम पे जो बच्चों की ही शादी करा दी जाती थी उस पर क्या किया गया, रोक लगाई गई। ये जो रिज़ल्ट जो सोशल मूवमेंट हुआ उनसे ये सब क्या है, रिज़ल्ट आए। एफर्ट्स पर ऑल्सो मेड स्प्रेड एजुकेशन अमंग गर्ल्स, और जो इनके एफर्ट्स थे वो एजुकेशन में भी बहुत क्या हुए, काम आए, बहुत स्प्रेड हुए। क्यों, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए गए, हॉस्टल्स बनाए गए उनकी पढ़ाई के लिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीडम स्ट्रगल एंड विमेन।
इसमें हम पढ़ेंगे कि विमेन ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या क्या मूवमेंट किए और क्या क्या हुआ विमेंस की फ्रीडम के लिए। कमला देवी 1958 में, अपर्णा बासु 1976 और 1984 में, मनमोहन गौर 1988 में, रजनी अलेक्जेंडर 1984, उमा राव एंड मीरा देवी 1984। ये इन्होंने जो है विमेन की स्ट्रगल के लिए क्या किया, बहुत से रोल्स को परफॉर्म किया। ये जो डेट्स हैं तब जो क्या है इन्होंने परफॉर्म किया विमेंस की फ्रीडम स्ट्रगल में। Some scholars assert that freedom movement helped women in their struggle from liberalization। कुछ स्कॉलर्स क्या है उनकी फ्रीडम मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी लिबरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? फेमिनिज्म के थ्रू, नेशनलिज्म के थ्रू जो है इन क्या करते हैं, फ्रीडम की स्ट्रगल में हेल्प करते हैं। गांधी आइडियोलॉजी ऑफ रिक्राइटिंग विमेन in public life without disturbing their social roles as housewives, and its efforts at mobilizing women also were responsible for women participation in the freedom struggle। ये गांधी की आइडियोलॉजी है एक, वो बोलती है कि जो विमेन है अपनी पब्लिक लाइफ से जो है डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक लाइफ जो है वो देखी ही नहीं है, वो अपने हाउस के ही अंदर जो काम होते हैं उन्हीं को करते रह गई है, इसलिए उन्होंने जो बाहर की लाइफ है उन्हें देखा ही नहीं है। हिज एफर्ट्स मोबिलाइजिंग वीमेन, और ये हमें एफर्ट्स डालने चाहिए कि वीमेन क्या हो, मोबिलाइज्ड हो, बाहर जाए, जो कि क्या है, पार्ट है उनकी फ्रीडम के स्ट्रगल का। ये कौन बोलते हैं? गांधी आइडियोलॉजिस्ट ये गांधी की आइडियोलॉजी बोलती है। सुभाष बोस also formed a women organization called Mahila Rashtriya Singh, which played an active part in the freedom struggle। सुभाष बोस जो है उन विमेन ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं जिसे क्या बोलते हैं, महिला राष्ट्रीय संघ बोला गया, और इसने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल में। अब हम पढ़ेंगे विमेन मूवमेंट ऑन विमेन इश्यूज़। सो विमेन के जो इश्यूज़ थे उन पे क्या विमेंस के मूवमेंट आए उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades of number of micro and macro struggle initiated by autonomous women group have taken around the issues directly affecting women, addressing the question of women। जैसे देखा गया कि जैसे हमने लास्ट 3 decades में देखा जाए तो नंबर ऑफ़ मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रगल्स में, मतलब कि छोटे और बड़े स्ट्रगल हमारी विमेन ग्रुप्स के लिए किए गए, उनके इश्यूज़ को डायरेक्ट करने के लिए किए गए, और जो विमेंस के क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस करने के लिए किए गए। सो वही हम क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि विमेन का इशू है द इशू ऑफ रेस, सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, वायलेंस अगेंस्ट विमेन in the family and public sphere have the major issue on the women and micro and macro level have struggle। जैसे कि आज के टाइम में भी देखा जाए तो जो इशू है विमेन का, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा है हमारी इंडिया में, और इनके खिलाफ हमें क्या है, विमेंस के लिए वायलेंस उठानी पड़ेगी। कुछ विमेंस जो हैं आज भी जैसे किसी का रेप हो जाता है तो फैमिली के डर से वो नहीं बताती हैं। ऐसा बोला गया है कि हमारे पब्लिक स्पेयर में ये बहुत मेजर इशू है विमेंस को लेके, और इसके लिए हमें छोटा या बड़ा कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन, धर्म्स, पब्लिक मार्क्स, पिटिशंस एट्सेट्रा ऑफ द अर्बन मिडिल क्लास वीमेन वॉज स्पार्क्ड ऑफ विद द मथुरा रेप केस इन 1978। इसमें बोला कि मथुरा रेप केस हुआ था 1978 में, जहाँ पे जो 14 ईयर गर्ल थी महाराष्ट्र की, उसके साथ क्या हुआ था, रेप हुआ था इन पुलिस स्टेशन। ये एग्जांपल दिया गया है इसमें विमेन मूवमेंट और विमेन के इश्यूज़ में, और ये बोला जाता है कि आज के टाइम में भी बहुत सी केसेस जो है मिलते हैं हमें अपनी इंडिया में देखने के लिए, और इसको क्या है, इनके लिए मूवमेंट्स लानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है विमेन मूवमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में हमने विमेंस के लिए क्या क्या मूवमेंट किए। द फर्स्ट 2 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस वर फुल ऑफ optimism. The overall feeling was that so far women issues are considered, the problem is made due to gender equality, de facto equality। ये बोला गया कि हमने 2 decades में बहुत से क्या है काम किए, और ये इंडिपेंडेंस जो है फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म था। विमेन की फीलिंग्स को समझते हुए हमने विमेंस की इश्यूज़ को समझा और उनके लिए क्या किया,
बहुत से उनकी इक्वालिटी के लिए बहुत से एक्ट को इनिशिएट किया, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1957 में निकाला गया, द हिंदू मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट निकाला गया 1955 में, द हिंदू मैरिज एक्ट और रिपीट हो गया है, द एडॉप्टेशन एक्ट निकाला गया 1956 में, इंटर स्टेट कंसेशन एक्ट निकाला गया 1956 में, और डोहरी एक्ट को इनिशिएट कराया गया। डोहरी एक्ट मतलब जो दहेज प्रथा चल रही है उनको इनेक्टेड कराया गया। सो ये बोला गया कि जैसे बहुत से हमने प्री इंडिपेंडेंस ईरा में विमेन मूवमेंट जो पहले हमने देखी वो कब की थी, प्री इंडिपेंडेंस ईरा की थी, बट जो हम मूवमेंट्स अब पढ़ रहे हैं वो कब की है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा की। आगे चलते हैं, ये सब जो है एक्ट इनिशिएट कराएगा कब, पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में विमेन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन हुई बहुत सी, जैसे कि ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस अभी तक चल रही है ये। हाउएवर देयर आर 2 मोर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन, और इसके अलावा भी 2 और ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन विच इज़ फ्रॉम 1957। जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन थी वो 1954 में फॉर्म्ड कराई गई, और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन जो कब फॉर्म्ड हुई, 1981 में। दस देयर 3 मेजर विमेन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 3 सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, NE नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन, और लास्ट वन इज़ ऑल इंडियन डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। द AIWC formed in 1927 was active in national movement. The NFIW formed in 1954 project a different view of women role Indian society. So जो AIWC थी हमारी नेशनल मूवमेंट को देखती थी, और जो NFIW थी ये फॉर्म हुई थी 1957 में, ये हमारी विमेंस के डिफरेंट व्यू को क्या करती थी, देखती थी। द NFIW वॉज एक्टिव लॉन्ग अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो ये NFIW थी उन्होंने और सी विमेन ऑर्गेनाइजेशन निकाली, जैसे कि एंटरप्राइज राइट्स मूवमेंट बिटवीन 1972 से 1974 में। इन कैंपेन हैव रिवॉल्व्ड अराउंड बेसिक इश्यूज लाइक सिविल अमेनिटीज, वाटर सप्लाई, और बहुत से बेसिक इश्यूज़ को भी ये क्या करती है, देखती है, जैसे कि वाटर सप्लाई का हो गया, रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ का हो गया, या अराउंड विमेन इकोनॉमिक या लीगल ऑपरेशन हो गया। इन सब को भी ये क्या देखती हैं, चैलेंज करती हैं या देखती हैं। अब पढ़ेंगे हम वर्कर्स मूवमेंट। अब जो हमारे देश के वर्कर्स हैं उनके लिए क्या मूवमेंट लाई गई ये देखते हैं। Modern powered industry based on Western technology came to India in the mid-1950 of the 19th century. जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी ये बेस्ड थी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे, जो इंडिया में आई थी mid-1950 में 19th सेंचुरी की। रेलवे वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड बॉम्बे एंड कलकत्ता। जब जो है रेलवे को हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे बॉम्बे और कलकत्ता में। द फॉर्मर लिंक्ड बॉम्बे एंड बड़ौदा इन गुजरात, जो किसके साथ लिंक करती थी, बॉम्बे वाली जो थी गुजरात के बड़ौदा में, और लेटर जो कलकत्ता वाली थी वो रानीगंज में लिंक करती थी। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड प्रोडक्शन इन बॉम्बे इन 1855। बॉम्बे में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया कब, बॉम्बे में 1855 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मेनली कन्फाइड द कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री टिल द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जो कॉटन और जूट की इंडस्ट्रीज़ थी उनको बनाया गया। लार्ज स्केल टी प्लांटेशन हुई, जब इस पीरियड में जो है टी प्लांटेशन जो थी वो बहुत बड़ी मात्रा में होने लगी। बट द वर्कर्स एम्प्लॉय वर जनरली ट्रीटेड एट नॉन इंडस्ट्रियल वर्कर। ये सब जो है जैसे कि आप देख सकते हो डेवलपमेंट हो रहा था, लार्ज स्केल टी प्लांटेशन हुई, जो कॉटन और जूट की इंडस्ट्रीज़ भी हुई, इतने सब जो है डेवलपमेंट या मूवमेंट हो रहे थे हमारे किसमें, इंडिया में। बट वर्कर्स जो थे हमारे इंडिया के वो अब भी ऐसे ट्रीट किए जा रहे थे कि वो उन इंडस्ट्रीज़ का मेंबर या उन इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करते हैं, उनको क्या उनकी इनकम भी नहीं दी जा रही थी। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री
expanded in Bombay and spread out the other centers। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो बॉम्बे की, उसको क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया और अदर सेंटर्स में भी खोला गया, जैसे कि अहमदाबाद गुजरात के, और शोलापुर एंड नगरपुर महाराष्ट्र में, और कानपुर उत्तर प्रदेश में। इन 1914 देयर वर 264 कॉटन माइल्स एम्प्लॉइंग 2,60,000 वर्कर्स। और उस टाइम पे जो है कितने कॉटन्स निकालते थे हम, कितने माइल्स, 1914 में 264 कॉटन माइल्स निकालते थे और कितने वर्कर्स काम करते थे, 2,60,000। इन बंगाल 60 जूट माइल्स निकाले जाते थे, कितने एम्प्लॉय वर्कर्स के थ्रू, 2 लाख वर्कर्स। कब, 1912 में। बाय 1914 द रेलवे एम्प्लॉयड अबाउट 6 लाख पर्सन। और जब रेलवे को बनाया जा रहा था तब वहाँ पे 6 लाख पर्सन जो है काम करते थे। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एज जमशेदपुर। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज आई जमशेदपुर में 1911 में। मेजर लैंडमार्क इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, पर वहाँ पे डिड नॉट एम्प्लॉय अ लार्ज वर्क फोर्स, पर वहाँ पे जो है लार्ज वर्क फोर्स नहीं था। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस एक्सेप्ट होम टर्म्स कनेक्शंस द वर्कर एम्प्लॉयड एट ए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बट नॉट बेटर पेड एंड लेस सिक्योर देन वर्कर्स। क्या किया गया, ये बहुत सी डेवलपमेंट हुई और कंपनी भी आई टाटा आयरन स्टील कंपनी की, पर वहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ जो है काम करते थे पर उनको पेमेंट नहीं मिलती थी और उनकी सिक्योरिटी के बारे में भी नहीं सोचा जाता था। तो ये था जो मैंने बताया वर्कर मूवमेंट। अब इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में वर्कर मूवमेंट के साथ क्या क्या मूवमेंट्स आए वो पढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। ट्रेड यूनियन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया किसके लिए, वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए और वर्कर्स को प्रमोट करने के लिए। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर था, सो द बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। वहाँ पे तब क्या है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को इंडिया में लाया गया। थ्रू अ जम ऑफ मूवमेंट वी आर फाउंड अ लास्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी। और जो ये माना गया जो मूवमेंट का लास्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी का, वहाँ पे SS बंगाली, M लोखंडे अदर सक्सेडेड इन फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन। इन्होंने क्या किया, इस ट्रेड यूनियन को सक्सेस किया, ये सक्सीड कराया। अदर स्ट्राइक्स हुई, बहुत सी स्ट्राइक्स भी हुई उस टाइम पे वर्किंग क्लास को लेके। इन 1920 soon after the First World War, the Indian working class realized the effectiveness of strikes as a mean obtaining concessions, high wages and improvement the working condition। नहीं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनियन थी, हमारी ट्रेड यूनियन थी, ये वर्किंग क्लास थी हमारी इंडिया की, इनको रियलाइज़ हुआ कि हमें स्ट्राइक करनी चाहिए। हमारी किसके लिए, हमें वेजेस दे, हायर वेजेस के लिए, हमारी कंडीशन जो वर्किंग कंडीशन है इनको इम्प्रूव करवाए। इस सीरीज़ ऑफ स्ट्रीक्स वॉज डिक्लेयर्ड, और जो ये सीरीज़ थी, जो स्ट्रीक्स थी उनको डिक्लेयर मतलब कि लागू किया गया। और द टेक्सटाइल वर्कर ऑफ मद्रास फॉर्म्ड मद्रास लेबर यूनियन। जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे मद्रास के, उन्होंने फॉर्म्ड किया मद्रास लेबर यूनियन और स्ट्राइक क्या कर दी, वहाँ पे कर दी 1918 में। द 1920s बिगेन द लार्ज नंबर ऑफ स्ट्राइक्स। 1920 के शुरुआत में बहुत सी स्ट्राइक्स हुई अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा। जैसे कि ये डाटा दिया है इसके हिसाब से क्या है, बहुत सी स्ट्राइक्स हुई। जैसे कि 396 स्ट्राइक्स हुई थी 1921 में, जिसपे 6 लाख वर्कर्स, और नंबर ऑफ रीच्ड पीक इन 1947 में। 1969 में स्ट्राइक्स हुई थी, ये रिपीटेड हो गया है, पीक 1940। और 1811 स्ट्रीक्स हुई थी, जिसमें कितने 1840,000 वर्कर्स जो थे इन्होंने स्ट्राइक्स करी थी। देख सकते हो आप कितनी स्ट्राइक्स हुई थी, कितनी बड़ी स्ट्राइक्स हुई होगी। द सक्सेस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक्स लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी यूनियन। इन 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया वर्कर्स के लिए और वर्कर के किसके इंटरेस्ट के लिए, वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, उनको उनका राइट मिले, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस बनाई। और पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी एंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। A series of strikes swept the country and the number of strikes and most during a period of the highest ever recorded in the country। देखा कि कितनी सारी स्ट्राइक्स हुई हमारी कंट्री में, और ये देखा जाए तो हमारी कंट्री की हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड स्ट्राइक्स होंगी उस पीरियड की। द डिसयूनिटी इन द ट्रेड यूनियन रैंक्स वॉज aggravated by the
started three central organizations during the period. The Indian National Trade Union Congress was started in 1947 and controlled by the Congress Party. तो ये मैंने बताया, जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी 1947 में, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? कांग्रेस पार्टी। द हिंदू मजदूर सभा को बनाया गया 1948 में। इसको लीड कर रही थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। द ट्रेड यूनियन ये बता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या क्या काम किया हमारी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में। सो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इन सब ने क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये कमेटी मूवमेंट्स बनाए थे। जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया, वर्कर्स को लेके। हिंद मजदूर सभा बनाई गई 1948 में सोशलिस्ट पार्टी के लिए। और द यूनाइटेड ट्रेड यूनियन बनाई गई 1949 में कुछ रेडिकल्स के द्वारा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल फिगर रिलेटिंग टू 31 December 1989 एज ए रिलीज्ड बाय चीफ लेबर कमीशन इन अगस्त 1994 भारतीय मजदूर संघ को एफिलेट किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये सब क्या है, बताया जा रहा है कि भारतीय मजदूर सभा बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये टॉप पोजीशन टर्म में देखी गई। टोटल मेंबरशिप थी 31.17 लाख जो थे मेंबरशिप थे इसमें। दिस इज़ फॉलोड बाय INTUC कांग्रेस एफिलेट यूनियन, अ टोटल मेंबर 27.6 लाख। जो कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें 27.6 लाख जो थे मेंबर थे। फॉलोड हो रही थी CPIM के, और जो CITU थी जो CPM के द्वारा क्या करी जा रही थी, लीडरशिप में उन्होंने क्या करवाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उसमें थे 17.98 लाख। और एक और थी ऑर्गेनाइजेशन HMS, इसकी मेंबरशिप थी 14.77 लाख। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब पढ़ेंगे वर्कर मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। वर्कर के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या क्या मूवमेंट लाए गए। द वर्किंग क्लास सपोर्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल बाय द एंड ऑफ द 19th century। 1920 के स्टार्टिंग में जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन लाई, और 1920 के एंड के बाद उनकी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखा गया, जो 1930 की बिगनिंग तक चली। कब तक? 1920 के एंड से 1930 की बिगनिंग तक ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चले थे। Worker participated in meetings and organized demonstration of procession against the British Raj। ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बहुत सी प्रोजेक्शन करी और बहुत सी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया वर्कर्स ने। द वर्कर्स ऑफ बॉम्बे, सोलापुर, कलकत्ता, अहमदाबाद और अदर प्लेसेस वेंट ऑन स्ट्राइक्स। इन सभी स्टेट्स के वर्कर जो है स्ट्राइक्स पे आ गए और सपोर्ट करने लगे किसको? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। द वर्कर ऑफ अहमदाबाद वेंट द टोटल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी। अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट मूवमेंट। एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या मूवमेंट करें। The United Nations Conference of Human Environment, Stockholm 1972, paved the way for a number of students and reports conditions of the environment and its effect on the present and future generation। So 1972 में यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस बिठाई ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेके, जो किसकी बात करती थी? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, और जो रिपोर्ट्स कंडीशन थी इन्वायरमेंट को लेके प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में के बारे में सोचा गया। इट एक्सप्रेस कंसर्न टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसमें देखा गया कि इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए हमारे अभी और फ्यूचर जनरेशन के लिए। The development of green politics, eco-green, the green movement in Germany and North America in 1980s में जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका में मूवमेंट हुए, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट, ग्रीन पॉलिटिक्स और इको ग्रीन को क्या किया? डेवलप किया गया। किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन नेटवर्क एंड ग्रीन मूवमेंट थ्रू इन द वर्ल्ड इंक्लूडेड इंडिया। वर्ल्ड के लिए बनाई गई थी ये मूवमेंट्स, जिसमें इंडिया भी क्या था? इंक्लूड था। द फॉरेस्ट के लिए क्या किया गया? अब देखते हैं। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लॉन्च सत्याग्रह ड्यूरिंग 1930। फॉरेस्ट के लिए जो है सत्याग्रह को लॉन्च कराया गया 1930 में, जो अगेंस्ट था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द इशू ऑफ एंक्रोचमेंट ऑफ द लैंड। जो पेड़ पौधे हम काटते थे या उनको काट दिए जाते थे, ऐसे इश्यूज़ को फेस करता था कौन? सत्याग्रह। सिमिलर कॉन्फ्रंटेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। Forest struggle may be divided into
2 फेजेस। जो फॉरेस्ट का स्ट्रगल था वो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, दोज हैव वेयर अ रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता था। और सेकंड किस में बांटा गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, जो साइंटिफिकेशन की वजह से जो साइंटिफिक लोग थे, रिसर्च करते थे, उनके द्वारा भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहे थे कि वो फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। उनके लिए भी इन 2 फेजेस में फॉरेस्ट स्ट्रगल को देखा गया। अब पढ़ेंगे सम इन्वायरमेंट मूवमेंट। अब क्या क्या मूवमेंट करे गए, जैसे वन ऑफ द फेमस मूवमेंट है चिपको आंदोलन। ये आप शुरू से जो है पढ़ते आ रहे होंगे, आपने स्कूल्स में भी बहुत पढ़ा होगा चिपको आंदोलन के बारे में। ये ट्रीज़ के लिए किया गया था कि ट्रीज़ को ना काटे। लोग जो थे ट्रीज़ पर चिपक गए थे, उन्हें कटने नहीं दे रहे थे। ये मेनली वीमेन एक्टिविज़म थी। इसमें जो है वीमेन सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही थी। ये लीड किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा टू प्रिवेंट लार्ज स्केल लॉगिंग इन द टहरी रीजन। कहाँ पे करवाया गया था, कौन से रीजन में, टहरी रीजन में। द फिशिंग के लिए क्या किया गया, फिशिंग कमेटी ऑफ दक्षिण कन्नड़ लॉन्च इन द मूवमेंट इन 1989 में फ़िशिंग के लिए दक्षिण कन्नड़ा को लॉन्च कराया गया, जो मैरीन पोल्यूशन के बारे में क्या करती है, देखती है। जो इंडस्ट्रीज़ से गंदा कूड़ा आता है, गंदा जो भी आता है वो है मैरीन वाटर में, मतलब कि पानी में जो है इंडस्ट्रीज़ कनेक्ट करा देती है, जिससे हमारी फिशेज़ जो हैं वो मर जाती हैं। और उनके बारे में सोचा जाएगा किसमें, दक्षिण कन्नाडा में। अब ड्रिंकिंग वाटर को लेके क्या बनाया गया, जैसे कि पानी की कहाँ पे कमी है, राजस्थान में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द तरुण भारत संघ इनिशिएट कराते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। कौन इनिशिएट करवाता है, तरुण भारत जो संघ जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए बोलती है। विलेज में अरावली रेंज में होता है ये 1986 में। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जो कौन, मेघा पटकर जो है ने लीड कर रही थी। ये इंटरनेशनल फ्रेम मूवमेंट था, जो डैम्स को लेके ये मूवमेंट इनिशिएट कराया गया था। अब आते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया। Environment degradation has been recognized as a challenge only recently, even though rapid and extensive erosion of natural resources। जो हमारे देश में देखा जाए तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है। नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया जाता है, बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है उनका इरोजन हो रहा है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डायरेक्टली लीड्स टू द सोशल डिस्ट्रक्शन। जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है वो डायरेक्टली लीड करती है हमारी सोशल डिस्ट्रक्शन को। डेवलपमेंट एक्टिविटी नॉट इन अकॉर्डेंस विद साउंड इकोलॉजिकल पार्टिसिपेंट लीड टू। अब क्या क्या हमने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को फॉर्म किया, जैसे कि इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। जो नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे थे उनके बारे में सोचा गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट ऑफ साइबर, ये बता रहा है कि ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है हमें करानी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए हमारे जो देश में हो रही है। जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा इनके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। डिज़ास्टर ऑफ हैबिट ऑफ सेवरल स्पीशीज़, जो डिज़ास्टर हो रहे हैं हमारी जो हैबिट्स हैं, जैसे बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं गायब हो गई हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के जैसे बहुत से जो हमारे देश में डिग्रेडेशन हो रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। ये सब जो इंसिडेंट, ये सब जो मैंने प्रिंसिपल बताए, इनसे हमारी पीपल्स की भी डेली लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि बहुत सी डिसीजंस का जैसे बहुत सी नई बीमारियां आ रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही हैं, अनप्लान्ड ग्रोथ हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारी रिसोर्सेज का। सो ये था एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया। और यहाँ पे हमारी यूनिट 8 के साथ साथ हमारी सीरीज़ जो चल रही थी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बुक की, वो भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। अगर आप मेरे इन सीरीज़ के जो नोट्स हैं उनको लेना चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। थैंक यू।